हमने जब स्टार्ट किया मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब मेजर ऑफ डिस्पर्जन में अभी तक हम पढ़ चुके हैं एब्सोल्यूट मेजर्स, उसमें हम और रिलेटिव मेजर भी देख चुके हैं। हमने देखा सबसे पहले रेंज, नेक्स्ट हमने उसके बाद रेंज के बाद क्वार्टाइल डेविएशन, नेक्स्ट वेरिएंस, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो हमारा होता है बेसिकली वो रिलेटिव मेजर होता है। किसी भी उसका रेंज का कोफिशिएंट ऑफ मेजर ऑफ रेंज का कोफिशिएंट ऑफ अगर हो जाए, या फिर अगर आप क्वार्टर डेविएशन का कोफिशिएंट मेजर कर रहे हो या मीन डेविएशन का कोफिशिएंट मेजर कर रहे हो, किसी भी उसका आप कोफिशिएंट जो मेजर करते हो वो यूनिट लेस हो जाता है, वो हमारा रिलेटिव मेजर हो जाता है। अब हमारे मूवमेंट्स पे, मूवमेंट्स बेसिकली क्या बताती हैं? मूवमेंट्स आपको शेप के बारे में बताती हैं डाटा की, ठीक है। जैसे आपको पता है मीन जो होता है हमारा, वो हमें बताता है सेंटर के बारे में कि हमारे डाटा का सेंटर क्या है, इसके अराउंड वैल्यूज होंगी। जो हमारा वेरिएंस होता है वो ये बताता है कि डाटा में स्कैटर कितना है, कि आपके जो मीन है, मीन के अराउंड वैल्यूज का स्कैटर क्या है, ठीक है। ये हमें बताता है हमारा वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन जो आप कह लो, या मेजर ऑफ डिस्पर्जन बताता है हमें। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है स्क्यूनेस और कर्टोसिस। अभी ये नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा मूवमेंट्स के बाद। स्क्यूनेस हमें बताता है कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है या पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है, ये स्क्यूनेस हमें बताता है। कर्टोसिस हमें बताता है कि हमारे डाटा का जो है फ्लैटनेस है या पीक है, किस तरह का डाटा है, ये सारा हमें इस तरह से पता चलता है। अब मूवमेंट्स में ये हमें सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। मूवमेंट्स हमें बता देगा आप मीन क्या है डाटा का, डाटा का वेरिएंस क्या है, डाटा का स्कैटर्ड क्या है, डाटा का स्क्यूनेस क्या है, कर्टोसिस क्या है, ये मूवमेंट्स हमें सब कुछ बता देते हैं। इसलिए ये बेसिकली इसको हम आमतौर पे इन शॉर्ट कहते हैं कि मूवमेंट्स हमें डाटा की शेप के बारे में बताते हैं। Movements are certain parameters which are used for testing the symmetric and normalities of the distribution. Next अब देखते हैं, the measure of the location along with measure of variability are useful to describe a set of but fail to tell anything about the shape of the distribution. अब वो कह रहे हैं मेजर ऑफ लोकेशन आपको बता देता है, मेजर वेरिएबिलिटी आपको डाटा का बारे में जो है बेसिकली बता देते हैं कि डाटा का मीन क्या है, डाटा का वेरिएबिलिटी क्या है, लेकिन शेप के बारे में डाटा के नहीं बताता। शेप मैंने अभी आपको बताया ना, स्क्यूनेस कर्टोसिस के थ्रू पता चलती है। फॉर दिस पर्पज For this purpose, we need to define certain other measures. Some important measures about shape of distribution depend upon what we call movements. These measures are discussed under skewness and kurtosis. ठीक है, skewness और kurtosis में हम बेसिकली ये चीज़ें देख रहे होते हैं, लेकिन मूवमेंट्स भी हमें ये सब बता रहा होता है कि हमारे डाटा की शेप क्या है, वो सिमेट्रिक है या स्क्यूनेस है या लेप्टोकटिक। अब आप कहोगे मिस लेप्टोकटिक प्लेटोकटिक कह रही है, पता नहीं क्या हवाओं में बातें। अब देखें, ये हमारे डाटा की शेप होती है अगर सिमेट्रिक होता है हमारा डाटा। पता नहीं, आप ये तो आपको सबको पता है, ये सेंटर में आ जाता है इस तरह से। अब अगर मैं कह रही हूँ कर्टोसिस क्या होता है, कर्टोसिस आपको बताएगा कि आपके डाटा का, ये देखें इस तरह से एक पीक बनी हुई होगी, इस तरह से डाटा अगर आपका इस तरह का पीक बना हुआ होगा तो ये आपका लेप्टोकटिक होगा, यानी कि आपकी सारी डाटा की वैल्यूज क्लोज क्लोज है, दूर दूर नहीं है। अगर ये शेप इस तरह की बनी हुई हो जाए, ऐसे फ्लैट सी बनी हुई हो, तो इसका मतलब आपके डाटा में जो है स्क्यू वो वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा, डाटा आपका दूर दूर स्कैटर बिखरा हुआ है, वो आपस में क्लोज नहीं है। ठीक है, ये हमें स्क्यूनेस और कर्टोसिस से पता चलता है। स्क्यूनेस हमें बताएगी सिमेट्री के बारे में या पॉजिटिवली स्क्यूड नेगेटिवली स्क्यूड, और कर्टोसिस हमें बताएगा पीकनेस के बारे में। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि बेसिकली ये मूवमेंट्स हमें शेप के बारे में सब कुछ बता रहा होता है। अब नेक्स्ट है मूवमेंट्स अबाउट मीन क्या होती हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे पास। मूवमेंट अबाउट मीन, the movements about mean are the mean deviation from the mean after raising them integer power। अब इसमें इंटीजर पावर आपने लेनी होती है, 1 2 3 4 सो ऑन। यूजली हम 4 तक ही करते हैं, लेकिन आगे जो है हायर पावर भी होती हैं। The rth population movements about mean is denoted by defined is this for ungrouped data is this। अब ये आपके पास अनग्रुप डाटा का और पॉपुलेशन का, क्योंकि देखिए इसमें म्यू की नोटेशन यूज हुई है। इट्स मीन ये पॉपुलेशन का, अगर यहाँ पे एक्स बार या वाई बार या स्मॉल एन यूज हुआ होता तो ये हमारा हो जाना था सैंपल की बेस पे। अब ये उन्होंने बता दिया अनग्रुप डाटा का पॉपुलेशन बेस, लेकिन हम इसका सैंपल एस्टिमेट करेंगे क्योंकि हम पॉपुलेशन के साथ डील नहीं कर रहे होते, हम सैंपल के साथ डील कर रहे होते हैं। अब ये इसको हम सैंपल में कन्वर्ट करेंगे, जहाँ पे म्यू था उसकी जगह पे वाई बार आ गया। अगर एक्स की नोटेशन यूज कर रहे हो तो एक्स बार आ जाएगा, म्यू की जगह पे वाई बार आ गया, और म्यू आर की जगह जो बाहर था उसकी जगह पे एम आ गया, यानी कि मूवमेंट्स। ठीक है, मूवमेंट्स आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो। आर का मतलब है आर की वेरिएशन 1 2 3 सो ऑन, जहाँ तक मर्जी आप लेके जा सकते हो।
अब ये देखिए, अगर आपको देखें तो क्लियर होगा, ये बेसिकली देखिए वेरिएंस की तरह का फॉर्मूला है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वो जो डेविएशन वाला वेरिएंस का फॉर्मूला था उस पर बस यहाँ पे स्केयर हो जाता था, अदरवाइज वो ये इसी तरह का फॉर्मूला था। मूवमेंट्स भी बेसिकली यही उसी तरह का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे आप आर की पावर रेज करते जाओगे, आर की पावर 1 हो जाएगी, अभी आप देखेंगे फर्स्ट मूवमेंट के लिए, सेकंड के लिए 2 हो जाएगी, थर्ड के लिए 3 हो जाएगी, फोर्थ के लिए ये 4 हो जाएगी। ये अंदर वाली जो है ये डेविएशन सेम रहेंगी, बस पावर रेज करती जाएंगी, और यहाँ से एम की पावर भी 1 2 3 4 ये चेंज होती जाएगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट मूवमेंट उन्होंने कहा m1 से हम डिनोट करेंगे, एम आर है ना तो हम इसकी जगह पे 1 रख रहे हैं, m1 इज इक्वल टू समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n वाई आई माइनस वाई बार, और यहाँ पे देखिए 1 आ गया आर की जगह पे, सिर्फ ये चेंज आया, आर की जगह पे 1 आ गया, और डिवाइडेड बाय एन। ये होगी हमारी फर्स्ट रो मूवमेंट अनग्रुप डाटा के लिए। और उन्होंने कहा कि आपको ये भी पता है कि आपका जो ये वाली डेविएशन आपने मीन की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था ये जीरो होता है, इट्स मीन आपकी फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन ऑलवेज जीरो है। ये याद रखना है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज जीरो, और वजह उसकी ये है कि आपका ये वाला जीरो होता है डेविएशन, जिसकी वजह से सारा जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड मूवमेंट आपकी जो m2 होती है वो आपका देखिए ये वाली डेविएशन होती है, समेशन वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, बस जहाँ पे आर की जगह पे 2 2 हमने पुट कर दिया, अदरवाइज सेम। अब ये देखिए तो आप ये बिल्कुल आपको वेरिएंस जैसा नजर आएगा। फर्स्ट मूवमेंट ने आपको बता दिया कि वो जो बेसिकली है वो जीरो होती है, सेकंड मूवमेंट से आपको वेरिएंस की वैल्यू पता चल जाती है एक तरह से। ठीक है, उन्होंने बता भी दिया कि ये एस स्क्वायर के इक्वल होता है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है m3 जो आपका होता है समेशन वाई आई माइनस वाई बार क्यूब डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ पे इसकी जो पावर है वो बस इंक्रीज कर गई है, अदरवाइज फॉर्मूला देखें सेम ही है, आपको याद रखने में मुश्किल नहीं होगी, बस पावर इंक्रीज या डिक्रीज करनी होती है। अब फोर्थ मूवमेंट के लिए यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे भी पावर 4 आ गई, ठीक है। अदरवाइज फॉर्मूला सेम ही था, डेविएशन समेशन वाई आई माइनस वाई बार उसकी पावर 1 2 3 4, जो भी आप मूवमेंट ले रहे हो उसके कोरस्पॉन्डिंग आप रख लेंगे। ये हो गया हमारे अनग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा में क्या डिफरेंस आएगा, जस्ट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाएगी, अदरवाइज यही आपका बेसिक फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, अब उन्होंने नेक्स्ट बता दिया, अगर आपका डाटा ग्रुप हो जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा। अब ग्रुप डाटा के लिए उन्होंने बता दिया कि आपका ये इन जनरल फॉर्म में है, बस आपकी जो आर की वेरिएशन करते जाएंगे तो आपके पास मूवमेंट्स आ जाएंगे। अब ये भी उन्होंने बता दिया, ये भी अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एन इज इक्वल टू समेशन एफ के इक्वल होता है। ठीक है, जो समेशन फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वो एन होता है आपका। अब एम आर इज इक्वल टू समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n, ये बेसिकली ये देखें हमें इन जनरल फॉर्म में बता दिया, हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी 1 पुट कर देंगे, ये हमारे पास फर्स्ट मूवमेंट बन जाएगी। और आपको ये भी पता है कि फर्स्ट जो इस तरह की डेविएशन है हम ये उसकी प्रॉपर्टी में देख चुके हैं, मीन के जीरो है, तो इसका मतलब है ये वाली ग्रुप डाटा से हो या अनग्रुप डाटा से हो ये जीरो ही आएगी। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद m2 सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज वेरिएंस। ये दो चीज़ें तो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज जीरो, सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज वेरिएंस, चाहे वो ग्रुप डाटा हो चाहे वो अनग्रुप डाटा हो। अब ये ग्रुप डाटा का वेरिएंस बन गया। अच्छा जी, इसके बाद 3 के लिए पावर 3 होगी, अदरवाइज सेम था, 4 के लिए पावर 4 होगी, अदरवाइज सेम था। और आपको ये जो है ना आई एन लिखने की जरूरत नहीं, आप इन जनरल ऐसे लिख सकते हो समीशन, ये वेरिएशन आपको बताना जरूरी नहीं है, आप बस इस तरह से लिख सिंपली फॉर्म में लिख लें। अच्छा, ये एग्जांपल है आपके पास 4.16, इसी तरह का आपकी जो एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन भी है, तो इसलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ कि दो दो इसमें एक तो आपकी एग्जांपल भी सोल्व हो रही है, एक आपका क्वेश्चन भी सोल्व हो रहा है एक्सरसाइज का। कैलकुलेट फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन। अब ये वो आपको ये याद रखना है, आपने मूवमेंट्स अबाउट मीन भी करनी है, इसको हम सेंट्रल मूवमेंट्स भी कहते हैं। मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू भी करनी है, जिसको हम डी के थ्रू मीन में पढ़ चुके हैं, तो वो आपको मेंशन करेंगे कि आपने मूवमेंट अबाउट मीन निकालना है या मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए क्लियरली मूवमेंट अबाउट मीन आपने कैलकुलेट करना है। अब ये आपके पास अनग्रुप डेटा, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट हमने फोर्थ पढ़े थे वो फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने y लिख लिया। अब उस फार्मूले के लिए हमें y बार चाहिए, y बार हम क्या करेंगे, समेशन y ओवर n कर देंगे, समेशन y ओवर n करके हमने मीन कैलकुलेट कर लिया। अब जब मीन की वैल्यू आ जाएगी फिर आप ये डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। अब ये पता है डेविएशन क्यों हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, आमतौर पर इससे हमारा डाटा जो है वो कंडेंस फॉर्म में इजीली फॉर्म में आ जाता है। अब अगर आप बड़ी बड़ी वैल्यूज के साथ करते हो तो वो सम की फॉर्म में तो वो आपको सोल्व करना मुश्किल हो जाता है, डेविएशन करने से आपकी जो वैल्यूज हैं वो छोटी होती जाती हैं, तो आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। अच्छा, y माइनस वाई बार कर लिया हमने फर्स्ट मूवमेंट के लिए, और हमें पता है ये हमेशा जीरो के इक्वल होता है। सेकंड के लिए उसी इसी चीज़ का हमने स्केयर ले लिया, तो हमारे पास ये आ गया। अभी देखो है बिल्कुल ईजी, आपने बस स्केयर लेते जाना है इस कॉलम का, तो आपका ये आ जाएगा।
थर्ड के लिए आपने इस कॉलम का क्यूब, इसी फर्स्ट कॉलम का आप क्यूब लेते जाओगे, पावर जो है आपकी जो कैलकुलेटर में उसकी पावर को 3 करते जाओगे 2 की जगह पे, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आप जो फर्स्ट वाला उसकी पावर को फोर्थ करते जाओगे, आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपके चारों कॉलम बन। अब बेसिकली आप देखो, निकाला आपने सिर्फ ये है, कैलकुलेट करना पड़ा है, ये बाकी सारे तो आपने कैलकुलेटर के थ्रू पावर्स लेते गए तो आपका आ गया। इन सब के आपने कॉलम्स के सम निकाल लिए और अब आप मूवमेंट्स निकालते जाएंगे। फर्स्ट मूवमेंट तो आपको पता है जीरो ही आनी है, सेकंड मूवमेंट आपके इस तरह से आगे और ये आपका वेरिएंस होता है। थर्ड मूवमेंट आप देखेंगे तो आपकी ये आ जाएगी, फोर्थ मूवमेंट आप देख लेंगे ये आ जाएगी, बिल्कुल सेम वो है, कोई मुश्किल ही नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद अगर आपका डाटा ग्रुप हो जाए, अब देखिए यहाँ पे तो उन्होंने फाइंड फर्स्ट फोर मूवमेंट्स, ठीक है, फर्स्ट फोर मूवमेंट्स आपने इसी तरह का क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी है, इसलिए इसी ध्यान से पहले इसको समझ लें ताकि आप वो कर सकें। फर्स्ट फोर मूवमेंट्स अबाउट मीन कैलकुलेट करनी है आपने ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब वाई है और एफ है। अब ये याद रखिए, यहाँ पे तो आपको ऑलरेडी मिड पॉइंट गिवन है वाई, किसी किसी जगहों पे आपको नहीं गिवन होगा, क्लासेस गिवन होंगी, तो आपने मिड पॉइंट सबसे पहले कैलकुलेट कर लेना है। अगर आपको क्लासेस गिवन है या क्लास बाउंड्री गिवन है, कुछ भी गिवन है, आपने मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेना है। अब हमने जो है कॉलम में वाई लिख लिया, एफ लिख लिया। सबसे पहला काम हमारा होता है कि हमें डेविएशन बनाना है, तो इसके लिए हमें मीन चाहिए। हम एफ वाई करके इसका मीन निकाल लेंगे। मीन का फॉर्मूला समीशन एफ वाई है, देखें, समीशन एफ वाई ओवर समीशन एफ, मीन कैलकुलेट कर लिया हमने। अब समीशन एफ वाई जो हमने कॉलम बनाया था उसका सम और समीशन एफ का सम जो है यहाँ पे पुट कर दिया और इसके हमारा जो है ये वाई बार की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अब डेविएशंस पे आते जाना है। वाई माइनस वाई बार किया हमने, ठीक है, ये वाला वाई और जो वाई बार हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी उनका डिफरेंस लिया, तो ये हमारे पास ये कॉलम आ गया। अब जब ये कॉलम आ जाएगा, इस कॉलम को यूज़ करके हमने सारे कॉलम्स बना लेने हैं। इस कॉलम को हमने फ्रिक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमारा ग्रुप डाटा था, तो ये वाला हमारा फर्स्ट डेविएशन इस फॉर्म में आ जाएगी। सेकंड के लिए हमने जो है ये बनाया हुआ है। अब आप ऐसे करें कि ये जो आपका सेकंड कॉलम बन चुका है, ये वाला समीशन वाई माइनस वाई बार, इसी को फ्रीक्वेंसी के साथ सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं, इस सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपका ये आ जाएगा। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। जब आपका ये वाला कॉलम आ जाएगा समीशन एफ वाई माइनस वाई बार, यानी कि ये वाला कॉलम आ गया, इसको आपने इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। इन दोनों की वैल्यू को 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 289, माइनस 48 को माइनस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 576, माइनस 56 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 392। इस तरह से ये आपका ये स्क्वेयर के फॉर्म में हो जाएगा और एफ सिंपल रहेगा, ठीक है, एफ सिंगल रहा और ये दोनों स्क्वेयर के फॉर्म में बन गए। थर्ड के लिए आपने क्या करना है, अब थर्ड के लिए आपका जो ये वाला सेकंड वाला कॉलम बना हुआ है, इसको दोबारा से इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाओगे। माइनस 17 को 289 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास अब वैल्यूज बड़ी आएंगी, इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। माइनस 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास, अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू नेगेटिव भी आ रही है, इन्होंने कैलकुलेशन में गलती कर दी है, तो आपने नहीं करनी है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। अब इसके बाद 392 को फिर माइनस 7 से मल्टीप्लाई करते गए, हमारे पास ये वाला कॉलम भी आ गया। अब फोर्थ कॉलम बनाने के लिए आपने क्या करना है, जो ये थर्ड वाला कॉलम बना हुआ है समीशन वाई माइनस वाई बार, इसको पावर को 4 करना है, तो फिर इसको दोबारा से इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये वैल्यू सारी पॉजिटिव, इसमें फोर्थ वाले में पॉजिटिव सारी होंगी, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएंगी। ये बात आपने याद रखनी है, जहाँ पे भी पावर इवन होती है वहाँ पे सारी वैल्यूज आपकी पॉजिटिव हो जाती है, और जहाँ पे पावर ओड होती है वहाँ पे जो भी आ रहा होता है इवन ओड दोनों, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह की आ रही होती है वैल्यूज। क्लियर है? मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। आपने वाई और एफ को गिवन था, आपने मीन के लिए कॉलम बना लिया। जब ये कॉलम बना लिया, अब आपको डेविएशन चाहिए, तो डेविएशन वाई माइनस वाई बार आपने कैलकुलेट कर ली। इस वाले कॉलम को आपने हर कॉलम के साथ जरूर यूज करना है, तो इसको ध्यान से कैलकुलेट करना है। अब इस वाले कॉलम को आपने फ्रीक्वेंसी वाले के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, आपका ये वाला कॉलम आ जाएगा, ठीक है। इस कॉलम के आने के बाद आपने देखना है कि इसकी पावर जो है एफ सिंगल ही रहा है, सिर्फ ये वाला जो अंदर है डेविएशन इसकी स्केयर हुआ है, तो आपने इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये डेविएशन डेविएशन दोनों स्केयर की फॉर्म में हो गई, एफ जो है सिंगल रहा। नेक्स्ट फिर आपने क्यूब करने के लिए इस वाले जो स्केयर वाले को फिर इस वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, तो अब क्यूब के फॉर्म में हो गया। फोर्थ पावर बनाने के लिए जो आपका क्यूब वाला आया था उसको दोबारा से आपने सिंगल वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, तो पावर फोर्थ होगी, ठीक है। इस तरह से ये सारे कॉलम्स कैलकुलेट हो जाएंगे, इनके जो है आपके कॉलम्स के सम आ जाएंगे। नेक्स्ट आपने मूवमेंट्स कैलकुलेट करते गए। अब याद रखना आपने ये मूवमेंट्स m1 m2 m3 इस तरह की फॉर्म में आ रही हैं। जब नेक्स्ट आप आर्बिट्रेरी मूवमेंट्स पे जाओगे तो उसके ऊपर एक प्राइम का साइन होगा, इनके ऊपर प्राइम का साइन नहीं होता, ये डिफरेंस याद रखना है। अच्छा, फर्स्ट मूवमेंट तो आपकी जीरो आ गई, सेकंड मूवमेंट के थ्रू आपका जो वेरिएंस की वैल्यू आ गई, फोर्थ मूवमेंट के लिए आपने जो है नेक्स्ट कॉलम यूज कर लिया जो क्यूब वाला था, और सॉरी
M3 के लिए क्यूब वाला यूज़ कर लिया, M4 के लिए फोर्थ वाला आपने जो है कॉलम यूज़ कर लिया। अब देखिए यहाँ पे इनका जो है सम नेगेटिव आ गया, लेकिन वहाँ पे वो सारी वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर कर रहे थे, तो यहाँ पे इनका जो बेसिकली एरर है, यहाँ पे ये आपने कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इनने नेगेटिव नेगेटिव साइन इग्नोर किए हैं, आपने लिखने हैं और एंड पे जाके भी जहाँ पे भी आएगा तो वो सारे लिख कर आपका जो है इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ हो जाएंगी आपकी। जो है ग्रुप डाटा से भी आपने देख लिया कि कैसे मूवमेंट्स कैलकुलेट करनी है, और अनग्रुप डाटा से भी, ठीक है। फार्मूला वही है, बस उसके साथ जो ग्रुप वाले में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होती जाएगी और अनग्रुप वाले में फ्रीक्वेंसी नहीं है। अच्छा जी, अब मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू मैं आपको बता दूं ये क्या होता है, या मैं आपको पहले क्वेश्चन बता दूं उनसे रिलेटेड। 4.20 मैं कल आपको कहती रही हूँ कि ये क्वेश्चन कर लें, आपने कहा मिस हम कल करेंगे, इसलिए मैं आपको आज इसका जो है दूसरी बुक से मैंने इसकी बता रही है कि किस तरह से करना, फार्मूला आपको बता देती हूँ। अ डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट, 3 इसके कंपोनेंट है, विद ये n1 है, ये n2 है, ये n3 गिवन है, और उसके साथ उनके मीन गिवन है x बार 1, x बार 2, x बार 3, ठीक है। ये 3 डाटा सेट्स का गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन s1 s2 और s3 गिवन है आपको। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन का आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है, इसका भी मैंने जो है फार्मूला ये देखें यहाँ पे, ये दूसरी बुक से मैंने देख लिया, तो ये सोल्व था, तो इस तरह से इसका देखा फार्मूला आएगा, वाई बार कंबाइन का ये फार्मूला आ जाएगा, n1 वाई बार 1, n2 वाई बार 2, ये 3 था इसलिए 3 के लिए इस तरह से फार्मूला आ जाएगा, इसमें वैल्यूज पुट की आपने और आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड के लिए कंबाइन मीन आपने कैलकुलेट करना, तो फिर इस तरह से ये पहले इन्होंने इन जनरल फॉर्म लिख दिया, बाद में इसको उन्होंने स्प्लिट कर दिया, ओपन कर दिया, n1 एस आई की जगह पे s1 स्केयर प्लस वाई बार 1 माइनस वाई बार सी स्केयर प्लस n2 s2 स्केयर प्लस वाई बार। अब ये आपने जो है ना ये जो ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है, कौन सी ब्रैकेट कहाँ पे आएगी, ये सारी ब्रैकेट्स जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो n2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये सारी ब्रैकेट कैलकुलेट कर लेंगे तो n1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये सारी ब्रैकेट कैलकुलेट कर लेंगे तो n3 के साथ। अब ये नहीं करते जाना कि n3 को x3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को ज़्यादा सोल्व कर दिया, बाद में ऐड कर दिया, इस तरह रिजल्ट गलत आएगा। पहले आपने ये जो स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करना है, इसके बाद जो है ये वाली ब्रैकेट को सोल्व करके इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू आती जाएगी और उनको फिर आपने सिंगल वैल्यू को ऐड कर लेना है, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ से कंबाइन मीन कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन आने के बाद आपने कंबाइन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन आपका कैलकुलेट फर्स्ट 4 मूव। अब ये देखें, ये एज इट इज क्वेश्चन जो भी मैंने आपको एग्जांपल बताई है, सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही डाटा है, तो आपने उधर से भी हेल्प लेकर इसको कर लेना है। नेक्स्ट इसके बाद 4.22, अब ये डेविएशन अभी इसको हम करते हैं, ये वाला अभी आपने नहीं देखा आर्बिट्रेरी मूवमेंट्स वाला, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं आर्बिट्रेरी मूवमेंट्स। आपको पता है कि आपने मूवमेंट्स जो बेसिकली मीन तो कैलकुलेट करना सीखा हुआ है आर्बिट्रेरी का, कि उसमें डी आ जाता है, आर्बिट्रेरी में हम डी यूज़ करते हैं, और डी का फॉर्मूला क्या होता है, वाई माइनस ए, और ए मैंने आपको बताया था आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, अगर गिवन नहीं होगा तो आपने मिडिल वैल्यू ले लेनी, इससे डाटा में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके डाटा की 6 वैल्यूज़ हैं, आपने जो 2 दरमियान वाली वैल्यूज़ हैं उसमें कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं फोर्थ वाली लूँ या फिर थर्ड वाली लूँ या फोर्थ वाली लूँ, कुछ बच्चे थर्ड वाली ले लेंगे, कुछ बच्चे फोर्थ वाली ले लेंगे, तो उससे आपके रिजल्ट पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर वो आपको मेंशन कर देते हैं तो आपने वही लेना है, अदरवाइज आप उसमें से चॉइस कर सकते हो, आप थर्ड वाली ले लें या फिर फोर्थ वाली ले लें, जो आप जिसमें फिजिबल हो, ठीक है। इससे रिजल्ट पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आता, इससे बस आपकी जो है कैलकुलेशंस ईजी होती है डेविएशन से। अच्छा जी, अब इसमें आ गया आपका जो है आरथ सैंपल मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन ए डिनोटेड बाय एम आर प्राइम। इसको देखिए, मैंने आपको भी बताया था कि पीछे वाली जो मूवमेंट्स थी उनको आप जस्ट सिंपल एम लिखते थे, एम आर लिख लिया, M1 M2 M3 M4, यहाँ पे इनके ऊपर प्राइम भी आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि रो मूवमेंट्स हैं, ये हमारी मूवमेंट्स अबाउट मीन नहीं है, ठीक है, ये रो मूवमेंट्स हैं। अब एम आर प्राइम को इन जर्नल उन्होंने डिफाइन कर दिया कि इस तरह से होता है, समीशन वाई माइनस ए आर ओवर एल। अब यहाँ पर देखें देखें डिफरेंस ये आया कि ए की जगह उन्होंने ये वाई बार की जगह पे ए लिख दिया, पीछे वाली जो हमने निकाली थी उसमें हमने यहाँ पे वाई बार यूज़ किया था, यहाँ पे लेकिन ए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट उन्होंने फर्दर बता दिया, अगर ये वाला जो डेविएशन है ये हमारी डी के इक्वल होती है, और आर जो है पावर एज इट इज इसके ऊपर आ गई, ठीक है। इसको हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब उन्होंने नेक्स्ट फिर डिफाइन कर दिया कि क्योंकि यहाँ पे डी था वो वाई माइनस ए के इक्वल था, इसलिए हमने इसको डी के फॉर्म में लिख दिया। आप चाहे तो ऐसे लिखें, चाहे तो ऐसे लिखें, कोई इसमें मसला नहीं है। अब M1 प्राइम क्या हो गया, ये देखिए उन्होंने दोनों तरह से बता दिया, क्या अगर आप चाहते हो तो ऐसे लिख लें, अगर नेक्स्ट आप अगर चाहते हैं तो ऐसे लिख लें डी की फॉर्म में। डी की फॉर्म में ज़रा इजी हो जाता है ना, इसमें आप ये डेविएशन की फॉर्म में लिखना पड़ता है आपको।
फर्स्ट मूवमेंट के लिए इसकी पावर 1 होगी यहाँ पे और इसकी पावर, अब ये मूवमेंट आपकी 0 नहीं होगी, ये याद रखना, ये वाली m1 प्राइम है जो, ये 0 नहीं है, m जो है वो 0 है। अब m1 प्राइम की कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। आपसे एमसीक्यूज में अगर पूछ लेते हैं तो आपने इस पे 0 पे क्लिक नहीं कर देना, जो आपके आर्बिट्रेरी मूवमेंट्स हैं वो किसी न किसी वैल्यू के इक्वल होंगे, सिर्फ और सिर्फ मीन मूवमेंट 0 होती है। अच्छा नेक्स्ट उसके बाद है m2 प्राइम, सेम उन्होंने बस यहाँ पे पावर 2 कर दी, बाकी सारा जो फॉर्मूला ऊपर वाला रहा। m3 के लिए समीशन d क्यूब डिवाइडेड बाई n कर दिया, फोर्थ के लिए 4 कर दिया ओवर n। अब यही हमारी जो मूवमेंट्स है अनग्रुप डाटा की थी ना, ये अगर ग्रुप डाटा में कन्वर्ट हो जाती है तो बस एफ मल्टीप्लाई होता जाएगा यहाँ पे, और उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। द मूवमेंट्स अबाउट द मीन आर यूजली कॉल्ड, अब ये यहाँ से याद रखनी है, एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जा सकता है, या आपको कह देते हैं सेंट्रल मूवमेंट और नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स के दरमियान में डिफरेंस बताएं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपने कहना है द मूवमेंट्स अबाउट मीन जो होती हैं वो सेंट्रल मूवमेंट्स होती हैं, एंड द मूवमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्रेरी ओरिजिन इज कॉल्ड नॉन सेंट्रल, क्योंकि इनका कोई सेंटर नहीं है ना, कुछ भी आर्बिट्रेरी दे रही है, इसको सेंटर उन्होंने डिफाइन कर दिया, इसलिए ये सेंट्रल मूवमेंट्स होगी और ये आपकी नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स होगी, या इसको रो मूवमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है, ये दो इसके नाम होते हैं। नेक्स्ट आता है, इसके बाद हमने ग्रुप डाटा के लिए मूवमेंट्स रो मूवमेंट्स बता दी, ये फार्मूलाज आपने याद करने हैं अच्छी तरह से। अब आपके पास वेकेशन विंटर वेकेशन आ रही है, 15 दिन है, इन चैप्टर्स को अच्छी तरह से रिवीजन करना है अपने, प्रैक्टिस बार बार। अच्छा एम आर प्राइम है आपके पास, ये देखें बस एफ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, बाकी सारा फॉर्मूला ठीक वही है सेम, और ये इन जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है उन्होंने आर के लिए। अब आर की वेरिएशन करते जाओगे, 1 लिख दिया तो ये बन जाएगा, 2 लिख दिया तो फिर ये हो गया, 3 लिख दिया तो ये, 4 लिख लिया तो ये, ठीक है। नेक्स्ट अब ये रिलेशन, मिस हाँ जी मिस ये जो 1 वाला है m, उसमें इसमें 1 क्यों नहीं लिखा है इन्होंने ऊपर? कहाँ पे 1 लिखा है? मिस ऊपर ये देखिए लिखा हुआ है m1 प्राइम, m2 प्राइम, नहीं मिस, ये जो एफ डी में अच्छा यहाँ पे 1 लिखना है ना लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, वो इसलिए उन्होंने नहीं लिखा कि 1 लिखो या लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो आपको पता अच्छा ही है ना, ठीक है। इस वजह से क्यूब हो या फिर स्केयर हो, फोर्थ हो, इस तरह के लिखने को इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते, 1 को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि 1 का तो मतलब है पावर 1 ही है। अच्छा अब ये रिलेशन आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये रिलेशन है बेसिकली आपने रो मूवमेंट से मीन मूवमेंट्स कैसे कैलकुलेट करनी है। अब आप देखेंगे आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है ऐसे कि आपको रो मूवमेंट्स की वैल्यू दे देंगे और कह देंगे कि मीन मूवमेंट्स फाइंड करें, तो ये रिलेशन तो आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। m1 हमारे पास है बेसिकली मीन मूवमेंट, उसको रो मूवमेंट से कैसे निकाल सकते हैं, उसका रिलेशन m1 प्राइम माइनस m1 प्राइम इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन्होंने 0 बना दिया उसको क्योंकि दोनों मूवमेंट्स को उन्होंने आपस में, अब देखें 5 माइनस 5 हमेशा 0 ही आएगा ना, तो उन्होंने कह दिया कि m1 प्राइम और m1 प्राइम को आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारा 0 आ जाएगा और ये हमारी फर्स्ट मूवमेंट होगी। सेकंड मूवमेंट के लिए देखें उन्होंने m2 के लिए कह दिया, उन्होंने सेकंड मूवमेंट के लिए कह दिया कि m2 प्राइम माइनस m1 प्राइम स्केयर। अब ये याद रखना है, ये देखें ये m2 था तो यहाँ पे m2 पहले आ गया, ठीक है, जो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर रहे होते हो वो फर्स्ट एज इट इज आ जाता है लेकिन प्राइम के साथ। नेक्स्ट इसके बाद जो है ये पावर 2 इसलिए रखिए कि इसको भी एक तरह से 1 की पावर 2 करते हैं तो वो 2 उन्होंने कंसीडर कर लिया कि ये 2 आ जाएगा। इसको भी आपने फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद रख लेना। मैं तो इस तरह से याद करती थी कि इसकी पावर 2 है तो यहाँ पे भी 2 इसलिए ले ली कि ताकि ये 2 हो जाए। नेक्स्ट m3 के लिए उन्होंने कह दिया कि पहले एज इट इज m3 प्राइम के साथ आ गया माइनस, अब जो यहाँ पे 3 आया था उसको यहाँ पे लिख दिया उन्होंने 3 m2 प्राइम m1 प्राइम। अब ये देखो 2 और 1 को हम ऐड करें तो ये 3 के इक्वल बनता है ना। नेक्स्ट उसके बाद उन्होंने प्लस 2 m1 प्राइम की पावर क्यूब, अब 1 की पावर क्यूब लेंगे तो उन्होंने कह दिया कि ये भी 3 के इक्वल हो गया, यानी कि ये नीचे जो हमारी इसकी आ रही है पावर 3 आनी चाहिए, 3 2 प्लस 1 भी 3 और ये इसकी पावर 1 की लेते हैं वो भी 3 हो जाएगी। एक और चीज़ इसका कोफिशिएंट भी याद रखने का ये तरीका है, देखें इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 प्लस 2 इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 और ये माइनस 3 दिया हुआ, 3 माइनस 3 0, ठीक है। यहाँ पे भी इन्होंने देखो माइनस वन 0 हो गया, यहाँ पे भी ये 0, कोफिशिएंट्स का जो सम है वो एक तरह से 0 आना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद फोर्थ वाला, इसको भी पहला वाला एज इट इज आ जाता है। नेक्स्ट -4 m3 प्राइम m1 प्राइम प्लस 6 m2 प्राइम क्यूब सॉरी m2 प्राइम m1 प्राइम स्क्वायर माइनस 3 m1 प्राइम का पावर 4। अब ये पावर देखना आपने 4, यहाँ पे 4 पावर है, ये 2 और ये 2 भी 4 होगी, ये 1 और ये 3 भी 4 होगी और ये भी 4, एक तरह से इसकी सबकी पावर्स मिस n ये की। 6 कैसे आया है?
6 ये इन्होंने कोफिशिएंट्स के थ्रू किया, आपने ये याद रखना है, ये फॉर्मूला एज इट इज याद रख लेना, इसमें कोई वो नहीं है कि कैसे आया, ठीक है। ऐसे अब देखिए मैं आपको लेकिन बताती हूँ, इसके कोफिशिएंट का सम भी आप करोगे तो 0 बनेगा। इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, ये 1 और ये प्लस 6 7 हो गए, -4 और -3 आपके भी 7 हो गए, यानी कि 7 - 7 भी 0 हो गया। कोफिशिएंट का जो बेसिकली सम है वो 0 बनना चाहिए। फोर्थ मूवमेंट निकाल रहे हो तो हर एक जो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका 4 आना चाहिए। यहाँ पे M3 था तो इसकी जो आप देखेंगे M जितने भी M सबका जो आप कंबाइन करते हो तो 3 आना चाहिए। ये चीज़ें आपने अच्छी तरह से अपने माइंड में रखनी है। तो मैं आपको अपनी तरह से बता रही हूँ कि जैसे मैंने याद रखा था ये फॉर्मूला, लेकिन आपको जो जैसे इजी लगता है आप वैसे इसको याद कर लें। नेक्स्ट इसके बाद एग्जांपल 4.18 फाइंड फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन फॉर अनग्रुप डाटा ऑफ द एग्जांपल 2.1। अब नेक्स्ट उन्होंने बता दिया कि ये अनग्रुप डाटा वहाँ से ले लिया एग्जांपल 2.1 से, और उन्होंने खुद ही बता दिया कि टेकिंग या तो वो मेंशन कर देंगे, अगर नहीं मेंशन करते हैं तो उन्होंने कह दिया कि हमने ए जो है वो 98 ले लिया, ठीक है। अब ए को जब उन्होंने 98 ले लिया तो उसके बाद आप डेविएशन कैलकुलेट कर लोगे। फर्स्ट डेविएशन कैलकुलेट करने के बाद बिल्कुल ईजी है, बस आपने फर्स्ट डेविएशन कैलकुलेट कर ली, y माइनस, ये माइनस है इक्वल टू नहीं है, y माइनस 98। अब ये आपकी डेविएशन फर्स्ट वाली आ गई, उसके बाद आपने डी स्केयर कर लेना है, इस कॉलम का स्केयर, फिर डी क्यूब कर लेना है, यानी कि इस डी का ही क्यूब कर लेंगे, डी फोर्थ कर लेना है, इस डी का ही फोर्थ पावर कैलकुलेटर पर लेते जाएंगे, तो आपके पास ये सारे कॉलम्स कैलकुलेट होके आ जाएंगे। अब ये कॉलम्स देखें काफ़ी ज़्यादा है लंबे, मतलब तो आपने इसको अच्छी तरह से कैलकुलेट करना है। कोई एक वैल्यू भी आपकी जो है गलत होगी एंटर, गलत उसका स्केयर या क्यूब या फोर्थ पावर ले लिया आपने, तो आप उससे आपके रिजल्ट अफेक्ट होंगे। ये चारों आपने कैलकुलेट कर लिए हैं। इसके बाद आप जो है प्राइम वाली मूवमेंट्स कर लेंगे, M1 प्राइम के ये आ जाएगा, M2 प्राइम ये आ जाएगा, नेक्स्ट के बाद M3 के लिए ये आ जाएगा, और M4 के लिए समीशन DI4 डिवाइड बाई n। इस तरह से आपकी चारों मूवमेंट्स आ गई। नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि इन्हीं मूवमेंट्स को यूज़ करके आपने मीन मूवमेंट्स भी निकालेंगे, जो भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। मीन मूवमेंट का फर्स्ट वाला फॉर्मूला पुट किया M1 प्राइम माइनस M1 प्राइम, इसका मतलब ये तो 0 आने ही है ना, सेम वैल्यू में से आपस में माइनस कर रहे हो। M2 प्राइम जो आपने ऊपर सेकंड मूवमेंट निकाली थी, इसका रिजल्ट क्या आया यहाँ पे 43.633, 43.633 माइनस M1 ऊपर जो आया था उसका स्केयर ले लिया, आपस में इनको सेपरेट किया तो ये रिजल्ट आ गया। थर्ड मूवमेंट के लिए भी आपने जो ऊपर जो है रो मूवमेंट्स निकाली हुई थी, उनके थ्रू आपने जो थर्ड मूवमेंट्स निकाल ली, मीन अबाउट मीन। फोर्थ मूवमेंट को भी वो जो ऊपर रिलेशन था उसके थ्रू आपने कैलकुलेट कर लिया। ये ग्रुप डाटा वाला जो है ये हम कल करेंगे, यहाँ तक आज हम कर लेते हैं। मैं अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। अब ये देखें, आपको क्वेश्चन है 4.22 गिवन एक्सरसाइज में, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा है कैलकुलेट फर्स्ट 4 मूवमेंट्स फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस, y इज इक्वल टू 10, फाइंड मूवमेंट्स अबाउट मीन। अब आपने मीन जो हमने अभी क्वेश्चन किया सेम उसी तरह का है, आपने मूवमेंट्स अबाउट मीन भी कैलकुलेट करनी है और y इज इक्वल टू 10 जो है इसके रिस्पेक्ट से भी इसको करना है। तो सबसे पहले क्या काम होगा हमारा, एमल बताएंगी। सबसे पहले देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कैसे बनेगा। फर्स्ट कॉलम तो आपने जो है वाई को लिख लिया, ये जो आपका अर्निंग्स था। नेक्स्ट कॉलम आपने फ्रीक्वेंसी का लिख लिया, ठीक है। ये दोनों कॉलम्स आने के बाद अब उन्होंने कहा है कि 10 के रिस्पेक्ट से करना है, तो इट्स मीन आपका डी क्या हो जाएगा, y माइनस 10। हर जो आपकी y वैल्यू है 5 माइनस 10 करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -5, 6 माइनस 10 करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -4, 7 करोगे तो ये -3। सो इस तरह से आपकी जो वैल्यूज़ हैं ये डी की कैलकुलेट होके आ जाएंगी। डी का बस आपको पता है डी का आना मुश्किल होता है, उसके बाद तो सारे आपने कॉलम निकालते जाना है। डी के बाद आप डी एफ कर लेंगे, क्योंकि ये आपकी जो बेसिकली हैं ग्रुप डाटा की मूवमेंट्स हैं, डी एफ आ गया या एफ डी कर लो, जो भी आप कह सकते हो। फिर उसके बाद एफ डी स्केयर आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डी पे स्केयर है, एफ सिंगल ही है। नेक्स्ट के बाद एफ डी क्यूब आ जाएगा, नेक्स्ट उसके बाद एफ डी 4 आ जाएगा। अब ये आना कैसे है मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट तो आपने इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके एफ डी आ जाएगा। सेकंड के लिए आपने जो इस कॉलम को डी के साथ मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ और सिर्फ डी की पावर स्केयर हो, फ्रीक्वेंसी सिंगल ही रहे, ये आ जाएगा। एफ डी क्यूब के लिए आपका जो एफ डी स्केयर वाला कॉलम है उसको आप डी वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एफ डी क्यूब आ जाएगा। एफ डी 4 के लिए जो आपका एफ डी 3 वाला कॉलम था उसको डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एफ डी 4 वाले कॉलम का आ जाएगा। इसका एंड में सम करते जाएंगे सारे कॉलम्स का,
और n से इसको डिवाइड या समीशन f से डिवाइड करेंगे तो आपके पास फर्स्ट मूवमेंट, सेकंड मूवमेंट, थर्ड मूवमेंट, फोर्थ मूवमेंट, रो मूवमेंट्स आएंगी। ठीक है, ये प्राइम वाली मूवमेंट्स आएंगी आपकी, m1 प्राइम, m2 प्राइम, m3 प्राइम, m4 प्राइम। ठीक है, अब इन प्राइम्स वाले को यूज करके आप मीन मूवमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ मिस थोड़ा क्वेश्चंस दे दें आज। बस इतना ही दे रही हूँ, आज नहीं और दे रही। आज के लिए आपका इतना ही काम काफी है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो मेरे से, पूछ लें आप। किसी भी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।